अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर मैंने आपको तीसरा सवाल दिया था हमारे तीसरे प्रैक्टिस सेशन का, एंड बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया था। उन्होंने मुझे कहा था सर सोल्यूशन दे दें, क्योंकि आप सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रहे हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है ना कि मैं क्वेश्चन दूंगा, आप बगैर देखे इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो आज देख लेते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी 2024 जोया लिमिटेड लीज 2 इंजन्स फ्रॉम एचएल फॉर 3 years। यानी सर क्वांटिटी जो है इसकी वो 2 है, और जो इसका लीज टर्म है वो 3 साल है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 12 मिलियन पर इंजन विल बी पेड ऑन 30 जून 2024। 30 जून 2024 को पहली इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी, जबकि शुरू कब हुई है, ये यानी 6 महीने बाद। And all subsequent installments are payable on semi-annually payments to increase by 3% in each subsequent installment। यानी पे हर अगली पेमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी कितने प्रतिशत से? 3% से। The fair value of the engine is 90 million and the useful life of engine is 4 years। तो सर जब ये बात उसने बताई हुई है कि फेयर वैल्यू ये है, यूजफुल लाइफ ये है, तो अगेन हम तो लेसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि लीज की है उसने एचएल लिमिटेड से। सही है जी, जोया लिमिटेड ने। ZL incurred a cost of rupees 3 million as installation cost. HL estimates the residual value of the engine at the end of lease term to be 6 million. However, ZL guaranteed an additional amount of 3 million। मतलब expected to be paid आ गई भाई, expected to be paid आ गई, क्योंकि होशियारी में भाई ने ज़्यादा गारंटी कर दी। तो हमने कहा यह आ गया expected to be paid। सही जी, at the end of lease term ZL is also obliged to incur decommissioning cost of 8 million at the end of lease term। HL has incorporated an implicit rate of 13% per annum not known to ZL। यानी उसका जो रेट है वो मुझे नहीं पता, तो दैट मीन्स कि मुझे इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लेना होगा, और दिस रेट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 1% एवरी ईयर। भाई आगे जाके रेट आसमानों को चला जाए, हमारा पहले दिन वाला फिक्स हो जाएगा। तो हमें अकॉर्डिंगली ये देख के सवाल करना है। अच्छा भाई, हमने कहा कि सर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स निकाल लूँ। लीज टर्म है 3 साल की। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं 2024 की बात करूँ तो हम यहाँ पे पीरियड्स काउंट कर लेते हैं ना। हमने कहा पहला पीरियड, दूसरा पीरियड। हमने कहा सर 2026 में पाँचवा और छठा, ये हिसाब किताब चलेगा। अच्छा भाई, हमने कहा रेंटल कितने हैं भाई, रेंटल कितने हैं हमारे? हमने कहा रेंटल जो है पहला 12 मिलियन का है, एरिया चल रहा है हिसाब किताब। 12 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.03 से, तो मैंने कहा 12.36। अच्छा, फिर मैंने 1.03 से मल्टीप्लाई किया, फिर आ गया 12.73। फिर मैंने कहा 1.03 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वापस ये आ गया 13.11। और फिर 1.03 से मल्टीप्लाई किया 13.51। और 1.03 आ गया 13.91। और मैंने यहाँ तक सही किया या नहीं किया, इसको एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँगा कि मैं 12 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 1.03 की पावर। हमने कहा कि अच्छा 3% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमने ये 3% से इंक्रीज़ किया है 1 2 3 4 5 बार, तो 13.91 एग्जैक्ट आ रहा है। चलें जी, अब हम यहाँ पे सब ले लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स एट, रेट कितना है भाई 12%। तो मैंने कहा मैं अगर 13.91 को
12% 6 पीरियड पीछे लेके आऊँगा। सर 6 पीरियड क्यों? अच्छा, अब एक और मज़े की बात है इसमें, एक और मज़े की बात है, वो पर एनम रेट है आपका है। ये जो हिसाब किताब आपको रेट दिया हुआ है ना, वो पूरे साल का दिया हुआ है। तो आप कहेंगे मैं 6% से पीछे लेकर आऊँगा, क्योंकि देखिए कंपाउंडिंग 6-6 महीने पे होगी, 6-6 महीने पे होगी। तो आपने जो पीछे आना है वो एनुअल रेट से नहीं लाना। एनुअल रेट से लेके आओगे तो इसका मतलब ये है कि आप 6 साल पीछे ला रहे हो, आपने 6 पीरियड पीछे लाना है, इस बात को याद रखिएगा। तो हमने ये कहा कि भाई 1.06 अगर 12% है तो 13.91 की पावर, हमने कहा 13.91 डिवाइडेड बाय 1.06 की पावर 6, तो यह आ गया 9.81। हमने कह दिया 9.81। फिर हमने कहा कि भाई 13.51 डिवाइडेड बाय 1.06 की पावर हो गई हमारी 5, 5 पीरियड पीछे, यह आ गया 10.10। ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। फिर मैंने कहा 13.11 1.06 की पावर 4, यह आ गया 10.38। फिर मैंने कहा 12.73 डिवाइड बाय 1.06 की पावर 3, यह आ गया 10.68। और ये एक बार कंफर्म कर लूँ की पावर 4 था, 10.38 था, ओके। 12.36 डिवाइड बाय 1.06, 12.36 डिवाइड बाय 1.06 की पावर 2, यह आ गया 1 पॉइंट, बल्कि 11 आ रहा है, 11.00। खैर ओके, हमने 12 को डिवाइड किया 1.06 की पावर 1 से, यह आ गया 11.32, यह आ गया हिसाब किताब। अच्छा सर, अब इसको मैं प्लस कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स। अच्छा भाई, 11.32 प्लस 11, 10.68 प्लस 10.38 प्लस 10.10 प्लस 10.10 प्लस 9.81, यह आ गया 63.29। ये तो आ गया वो ऑब्लिगेशन जो मैंने लेसी ने लेसर को पे करनी है। इसके अंदर भाईजान आप ऐड कर दें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू जो एक्सीडेड आपने होशियारी की है, वो कितनी है भाई? सर वो आ रही है हमारे पास 3 मिलियन, 3 मिलियन की आ रही है। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा कि यार 3, अच्छा अगेन याद रखिएगा ये जो रेंटल है ना 12 मिलियन का, ये जो 12 मिलियन का रेंटल है, ये एक एक इंजन का, ये देख लीजिएगा 2 इंजन लीज किया हुआ है मैंने। सही है जी, क्वांटिटी 2 है, तो मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करके भी प्रेजेंट वैल्यू लूँगा तब भी आंसर ये आएगा, मल्टीप्लाई बाय इसको 2 कर दूंगा तब भी आंसर यही आएगा। हमने कहा सर अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू लेता हूँ एक एक के हिसाब से तो 1.06 की पावर में करूँ। अच्छा, ये एट द एंड ऑफ लीज टर्म ही है ना, ओके। तो मैंने कहा मैं पावर 6 लगा देता हूँ, तो यह आ जाएगा 2.11। और अगर मैं 2.11 यहाँ लगा दूँ तो मैंने कहा कि भाई इसके अंदर ये प्लस हो जाएगा और इसके अंदर ऐड कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग। हाँ भाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आपका डिसमेंटलिंग आ जाएगा और वो आपकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है 8 मिलियन है। और अगर मैं 8 मिलियन को डिवाइड कर दूँ 1.06 की पावर, अच्छा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट से आएगा, वो भी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट से आएगा, तो इसको हम सीधा 1.12 की पावर कर सकते हैं क्योंकि वो तो जाएगी अलग केस में ना। तो मैंने कहा 8 को डिवाइड कर दिया 1.12 की पावर 3 से, तो आ गया 5.69।
और अगर मैं 8 को डिवाइड कर दूँ 1.06 की पावर 6 से, तो ये 5.63 आता है। अगेन वो थोड़ा सा फ़र्क आएगा, क्योंकि इसमें मैं कह रहा हूँ उसमें सालाना करते हैं ना, उसको तो अलग रखना है क्योंकि वो लीज का पार्ट ही नहीं है, तो अलग लेके जा सकते हैं। तो मैंने सिंपल ये किया कि 8 को डिवाइड कर दिया 1.12 की पावर 6 से, बल्कि 3 होगा। 8 डिवाइड बाई 1.12 की पावर 3, 5.69 आ गया। अच्छा सर, जब मैं इसको प्लस करूँगा तो मैंने कहा 5.69 प्लस 2.11 63.29, तो ये आ गया 63.29, 2.11 और 5.69, तो ये आ गया मेरे पास 71.09। ये मेरे पास आ गया ROUA की अमाउंट। अच्छा, रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है 2024 और 25 का, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उस दिन की, यानी 2 साल का P&L, 2 साल की बैलेंस शीट। चलें जी, हमने कहा कि सर अगर मैं शेड्यूल बनाऊं तो ओपनिंग, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रीपेमेंट और क्लोजिंग। तो अगर मैं 2024 की बात करूं, 2024 की बात करूं तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? सर ओपनिंग बैलेंस मेरे पास आएगा लीज लायबिलिटी का ये प्लस ये, तो मैंने कहा सर 63.29 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, या 63.29 प्लस 2.11, ये जो भी आंसर है 65.4 आ गया, मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो 130.8 आ गया। वन 130.8 आ गया, 130.8 आ गया। अच्छा भाई 130.8 को, अच्छा 130.8 ऐसे निकाला सर मैंने, जो भी ये निकाला ना आंसर, ये भी पर इंजन है, ये भी पर इंजन है, और मैं लीज लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ, लीज लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये देखिए ना यहाँ पे 3 मिलियन जो है एडिशनल गारंटी है वो भी पर इंजन है, ये भी, तो भाई रेंटल भी पर इंजन था, ये भी चेक कर लेते हैं, ये रहा पर इंजन। तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू लेके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई करके ग्रो करा था, प्रेजेंट वैल्यू तो बात एक ही है। अच्छा भाई, अब मैंने कहा 130.8 आ गया, इसके ऊपर सर 0.06 बुक करें, यह आ गया 7.85। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा कि रेंटल जो आएगा मेरे पास 12 इंटू, ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये जो रेंटल आएगा आपके पास 12 आएगा, और इंटू आ जाएगा आपके पास कुल मिला के 2, तो 12 इंटू 2 आपके पास आता है 24। तो मैंने कहा आउट ऑफ 24 7.85 मेरे पास जो है वो इंटरेस्ट है, तो मेरे पास 16.15 का प्रिंसिपल आ गया। तो मैंने कहा सर इसमें से अगर मैं ये माइनस करा दूं, इसमें से अगर ये माइनस करा दूं तो 130.8 माइनस 16.15, तो ये आ गया 114.65, ये आ गया आपका क्लोजिंग। मैंने कहा 114.65 के ऊपर मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा 0.06, तो ये आ गया 6.879। मैंने कहा 6.879। अच्छा सर, पे दूसरा रेंटल कितना है भाई? 12.36। 12.36 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यह आ गया 24.72। यह आ गया सर 24.72। अगर मैं 24.72 में से 6.879 का इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो ये आ गया 17.84, और इसमें से इसको माइनस कर दूं अगर मैं प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल को, तो मैंने कहा 114.65 माइनस 17.84, तो मेरे पास आखिर में आंसर आता है 96.81। 2025 में
96.81 पे मैं लगाऊंगा 0.06। सर 6% लगा रहे हैं, बिल्कुल सालाना 12% है, तो 5.81 आ गया। अच्छा जी, 5.81 आ गया ये हमारे पास। तो हमने ये कहा कि अगर मैं आगे का रेंटल देखूं, तो हमने ये निकाला हुआ है, आगे का रेंटल 12.73 आ रहा है। तो मैंने कहा 12.73 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं 12.73 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 25.46। तो 25.46 में से 5.81 अगर कटा दूँ मैं, तो 19.65 का प्रिंसिपल रीपेमेंट है। इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो सर 96.81 माइनस 19.65, तो आपके पास आएगा 77.61। ये आपके पास आ गया दूसरे साल के हाफ पे। यानी हमने किया क्या सर, हम सिर्फ और सिर्फ रेंटल में से इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है याद रख रहा हूँ और माइनस किए जा रहा हूँ। मैंने कहा ये आ गया 77.61, इसके ऊपर अच्छा ये 96.81 माइनस 19.65, ये आ गया 77.16 है ना, 96.81 माइनस 19.65। ये चेक भी कर लेते हैं। 25.46 में से 5.81 मैंने हटा दिया तो 19.65 आ गया। 96.81 में से ये माइनस किया तो 77.16 है। ओके, 77.16 पे मैंने फिर 6% लगा दिया तो ये आ गया 4.63। और सर 2025 में ये रेंटल देखें ये रहा, तो मैंने कहा अगर मैं 13.11 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 13.11 इंटू 2 आ गया 26.22। तो 26.22 में से 4.63 माइनस करें तो ये आ गया 21.59। मैंने कहा सर इसको इससे कंपेयर करें तो आपके पास आ गया 21.5, 77.16 माइनस दिस, तो ये आ गया 55.57। ये आ गया सर, ये आ गया दूसरे साल के एंड पे। मुझे 2 साल की रिक्वायरमेंट बोली उसने। खैर आप शेड्यूल को आगे तक ड्रैग कर सकते हैं, आपके पास आखिर में 6 बचना चाहिए अगर 2-2 सालों का हिसाब है, मतलब 2 इंजन का हिसाब है। अच्छा भाई, अगर मैं ROUA के डेप्रिसिएशन की बात करूं तो 2024 में और 2025 में जो डेप्रिसिएशन आएगा, या हम फॉर्मेट के हिसाब से रख लेते हैं, उल्टा सीधा कर लेते हैं, यहाँ पे ये इधर आ गया और हमने कहा ये आ गया 2024। तो आपका ROUA मेरे बच्चों में आया था 71.09 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 23.70। ये आ गया 23.70, 23.70 बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन थिंग। हमने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस PNL एक्सट्रैक्ट के लिए पहले साल में आ जाएगा ये, दूसरे साल में आ जाएगा ये। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी 2 हिस्सों में ना, हमने कहा कि भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज, तो हमने कहा 7.85 प्लस 6.879, 6.879 14.73, ये यहाँ आ गया। 5.81 प्लस 4.63, ये आ गया 10.44। ये हिसाब किताब हो गया। अच्छा भाई, ये तो हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज। अब आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डिसमेंटलिंग। सर सिंपल सिंपल सिंपल, मैं 5.69 पे 12% लगा दूं। 5.69 पे 12%, 0.6828, 0.68 हो गया।
अच्छा फिर मैं करूँगा 5.69 इसमें प्लस, तो ये आ गया 6.378, यानी हम यूँ कर लेते हैं ना आप लोगों के लिए इस साल 5.69 इंटू 1.12 की पावर कह रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 12%। तो मैंने कहा 5.69 को मैंने 12% से ग्रो करा दिया और फिर उसका 12% ले लिया, तो 7.76 0.76 ये आ गया सर। तो ये बन गए आपके पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स। बैलेंस शीट में क्या करेंगे सर, पहले साल जब बनाएंगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के अंदर आपके पास पहले साल में ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है सर नॉन करंट में आ जाएगा और ये दोनों मिला के करंट पोर्शन में आ जाएंगे। देखिए आपका टोटल रिसीवेबल तो ये है ना, टोटल रिसीवेबल तो मैंने उस पर लगा दिया गलती से, ये आ जाएगा आपका नॉन करंट में। यानी फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ मुझे ये रिसीव करना है, ना मेरा टोटल रिसीवेबल ये है, तो इस टोटल रिसीवेबल में से ये तो आपका जो डब्बा है वो नेक्स्ट ईयर रिसीव हो जाएगा, ऐसा ही है। और ये ख़त्म होने के बाद अगले साल उसके आगे लॉन्ग टर्म में ये बचेगा। तो आप बोलेंगे सर ये वाला हिस्सा जो है लॉन्ग टर्म वाला, मैं हूँ सर वो दिखा दूंगा नॉन करंट में, और ये जो हिस्सा है ये वाला जिस पे हमने डब्बा बनाया हुआ है ये दिखा दूंगा करंट पोर्शन में। क्योंकि अगेन देखें सर ये क्यों नहीं लिया 16.15 से, भाई ये तो हो चुका ना, ये तो रिकवर हो चुका, अब इसके आगे देखना है। तो मैं कह रहा हूँ मेरा टोटल रिसीवेबल ये है, उसके अगले साल ये मिलेगा, उसके आगे आने वाले साल में ये मिलेगा। तो करंट और नॉन करंट को तुम लोगों ने ऐसे ब्रेक करना है। बात समझ आती है? करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप 2024 में ROUA और करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ पे जाएंगे, तो मैंने कहा सर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लीज लायबिलिटी, यहाँ पे भी आपके पास आएगा लीज लायबिलिटी। सर लीज लायबिलिटी में आपके पास नॉन करंट में 55.57 और करंट में 19.65, 41.24। अच्छा 41.24 55.57 को प्लस करेंगे तो देखिए 96.81 बनता है एग्जैक्ट जो आपने रिसीव करना है। सही है जी। तो मैंने कहा ये आ गया। ये ROUA कितना आएगा सर, सिंपल जो आपने कैपिटलाइज किया था 71.09 में से माइनस कर दें एक साल का डेप्रिसिएशन 23.70, तो आपने कहा 47.39। बात समझ आती है बच्चों? तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस करते रहें, आगे सवाल देता रहूँगा। जज़ाकल्लाह।